So students, your first chapter for class 8 is crop production and its management. फसलों का उत्पादन एवं इसका प्रबंधन. पहेली and बूझो went on to their uncle's house during the summer vacation. पहेली और बूझो अपने चाचा के यहाँ जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में. किसके लिए? घूमने के लिए जाते हैं. ऑफ कोर्स सही बात है, घूमने के लिए ही जाएंगे गर्मी की छुट्टियों में. तो वहाँ पर उनको विभिन्न तरह के दे सॉ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स, वो वहाँ पर विभिन्न तरह के कृषि यंत्रों को देखते हैं और उसमें क्या क्या होते हैं. दे सॉ द डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स लाइक शॉवेल, स्पेड, खुरपी एंड प्लॉग, यानी उनको हल, खुरपी, फावड़ा, कुदाल यानी विभिन्न तरह के कृषि के औजार देखने को मिलते हैं. तो बूझो यह जानना चाहता है, बूझो के अंदर एक क्यूरियस सी आती है बात. तो बूझो पूछता है कि वेयर दिस टूल्स आर यूज्ड, ये टूल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है. तो पहली उसको जवाब देती है, यू हैव लर्नड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीडेड फूड फॉर देयर लाइफ. बच्चों आप सही पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो भोजन एक प्लांट सोर्स से मिलता हो या फिर एनिमल सोर्सेज से. भोजन के मेनली 2 सोर्सेज होते हैं, हम लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, 7 में भी पढ़ चुके हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, दे आर नोन एज, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको आंसर कमेंट में बताना है. सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड सम एनिमल्स ईट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ. विच आर दे एनिमल्स कॉल्ड, यानी कि अलग अलग तरह के एनिमल्स अलग अलग तरह के फूड सोर्सेज को लेते हैं और उनके बेसिस पर एनिमल्स को हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है. सो स्टूडेंट्स आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही बनता है कि विच एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड व्हाट आर दे कॉल्ड. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज विच एनिमल्स ईट प्लांट्स और एनिमल्स ओनली, विच आर व्हाट आर दे नोन एज, यानी कि वो किस नाम से जाने जाते हैं. जो प्लांट्स को खाते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं. एंड द एनिमल्स विच ईट एनिमल एंड प्लांट्स बोथ, दे आर नोन एज विच काइंड ऑफ एनिमल्स. इन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में हमारा इंतजार रहेगा. सो कमिंग टू आवर टॉपिक, एंड वी ऑल नो दैट plant can synthesize their own food by the process of photosynthesis, so they are known as autotrophs. So students, all the animals including the humans required food. बच्चों सभी तरह के जानवर, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो या पौधे हो, उन सभी को भोजन की जरूरत होती है. जैसा हम सभी जानते हैं कि पौधे अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद ही बना सकते हैं, तो इसलिए पौधों को तो ज़रूरत नहीं होती है अपना भोजन अलग से कहीं से प्राप्त करने की, वो स्वयं ही अपना भोजन बना लेते हैं. लेकिन बाकी सभी अदर एनिमल्स को अपना भोजन बनाने की ज़रूरत होती है, जिसके बारे में हम लोग बता चुके हैं, अलग अलग मेथड्स, और उनके नाम आपको बताने कमेंट सेक्शन में. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाई वी ईट फूड, और हम सभी को सबसे पहले ये जानना होगा कि हमको भोजन क्यों आवश्यक होता है. बिकॉज वी ऑल नो दैट फूड इज नेसेसरी फॉर द एनर्जी, क्योंकि भोजन से हमको क्या मिलती है, एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कार को देखोगे तो कार चलती है तो उसके अंदर पेट्रोल या डीजल डाला जाता है तभी वो कार चल पाती है. उसी तरीके से हमारे शरीर को चलाने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता होती है, हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके लिए हम लोग भोजन यानी कि फूड लेते हैं. ओके, food is required for our daily work and routine like digestion, excretion, walking, speaking, laughing, playing. हम लोग को खेलने के लिए, डाइजेशन के लिए, रिस्पिरेशन यानी श्वसन के लिए, सांस लेने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए, हर एक प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है. और वो फूड हमें देता है एनर्जी, और वो इसी एनर्जी को हम लोग ले करके अपने डिफरेंट काइंड ऑफ डेली रूटीन वर्क हम लोग करते हैं. चाहे कोई भी एनिमल्स हो, सभी को डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, अनेक तरह के जो उनकी इंटरनल्स फंक्शन होती हैं वो सब एनिमल्स में लगभग सेम पाई जाती है. तो उन सभी को इसके लिए एक फ्यूल की, एक एनर्जी की ज़रूरत होती है. जो एनर्जी या फ्यूल हमको कहाँ से मिलता है, वो हमको फूड लेने से मिलता है. So students, coming to our next point, and that is about
crop. Students, Bujo asks that lots of people live in our countries for the managing the food production on a large scale. That is very hard process. पूजो क्वेश्चन पूछता है कि इतनी बड़ी हमारे देश की आबादी है और इसके लिए तो फूड प्रोडक्शन करना बहुत ही चैलेंजिंग बात होगी, बहुत ही हार्ड बात होगी। तो पहली उसको बताती है यस, द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, द कल्टीवेशन ऑफ वन काइंड ऑफ प्लांट्स आर नोन एज क्रॉप। क्रॉप, व्हाट इज क्रॉप? फसल किसे कहते हैं? जब हम लोग एक बड़े स्केल पर एक ही तरह के पौधों को उगाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, व्हेन वी कल्टीवेट only one kind of plant at a several time, that is known as crop. Okay students, if we take the example of weeds crop, अगर हम गेहूं के पौधे का एग्जांपल है, केवल एक ही तरह के पौधे को उगाना हम लोग कहते हैं फसल। फॉर एग्जांपल हम लोग गेहूं के पौधे को देखते हैं तो एक साथ अगर गेहूं के फसल कहा जाए तो उसमें केवल गेहूं के ही पौधे होते हैं। अगर बात की जाए धान के पौधे की, तो धान के पौधे अगर एक साथ बहुत सारे होंगे तो हम लोग उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें निश्चित तौर से हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे कि यह धान की फसल है, कि धान के पौधे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, हम उन्हें धान की फसल कहेंगे। सो क्रॉप किसे कहते हैं? जब केवल एक ही तरह के फसल उगाई जाए तो उसी को क्रॉप कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, मेनली हमारे कंट्री में दो तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं। द फर्स्ट इज खरीफ एंड सेकेंड इज रबी। खरीफ फसल ऐसे फसल होते हैं विच आर सोन इन द जून एंड कटेड इन द सितंबर, जो जून में बोए जाते हैं और सितंबर तक काट लिए जाते हैं, जो अक्टूबर में बोए जाते हैं और मार्च में काट लिए जाते हैं। इस तरीके के पौधों को हम लोग रबी प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेज, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन आर सोन इन जून एंड गेट कटेड इन सितंबर। स्टूडेंट्स, उदाहरण के लिए अगर हम लोग लेते हैं तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी जितने पौधे हैं इन सभी को जून के समय में बोया जाता है और लगभग में सितंबर तक इनको काट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप सभी अपने गांव में रह रहे होंगे तो देख रहे होंगे इस समय धान को बोया जा रहा है और धान के जब छोटे छोटे, जिसको हम लोग संडा बोलते हैं भोजपुरी भाषा में, तो संडे को थोड़ा थोड़ा उगा दिया जाता है। फिर संडे को काट करके जब बारिश में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है, जिसको लेव लगाना बोलते हैं, तो उस कीचड़ में हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कंडे को बो देते हैं, जैसा कि आप इमेजेस में भी देख सकते हैं पीछे। इस तरीके से धान की खेती होती है। तो धान एक खरीफ की फसल होती है। एंड द सेकेंड इज रबी, यानी रबी की फसल क्या होती है? उनके एग्जाम्पल आप व्हीट यानी कि गेहूं की फसल होती है जो, और यानी चना, और पी यानी कि मटर भी क्या होती है? ये सभी होती है रबी क्रॉप्स, यानी कि ठंड के समय में, विंटर सीजन में अक्टूबर से लेकर के मार्च के समय में उगने वाले ये पौधे होते हैं। यानी मेनली टू टाइप्स के हम लोग क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं अपनी कंट्री में। फर्स्ट होता है खरीफ एंड सेकेंड होता है रबी। खरीफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताना है तो आप पैडी यानी कि धान या चावल कह सकते हो, एंड सेकेंड आपको रबी यानी कि ठंडी के जो फसल के बारे में बताना तो सबसे उसका बेस्ट एग्जांपल है व्हीट यानी कि गेहूं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? व्हेन वी स्टार्टेड सोविंग द सीड एंड दैट रीग्रो ऑफ द प्लांट, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर। जब हमने पौधों को बोना शुरू कर दिया और रीग्रो यानी कि फिर से प्राप्त करना, हमने फिर से अनाज यानी कि जिस बीज को हमने बो दिया उस बीज से फिर से हमें नया पौधा मिल गया, तो उसे हमने क्या कह दिया कि यह है एग्रीकल्चर। इसी को हमने कृषि कहा। एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड 10,000 BC। आप पीछे देख सकते हैं, बॉक्स में आपके दिया होगा बुक में। यानी आज से लगभग 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। कब? जब लोग 10,000 साल के पहले क्या होते थे? नोमैडिक यानी कि घुमंतु होते थे, इधर उधर घूमने वाले। दे सर्च फूड एंड शेल्टर हेदर एंड दिदर। वो इधर उधर जाकर के भोजन और शेल्टर यानी कि आवास तलाशते रहते थे। लेकिन एक दिन उनके मन में एक छोटी सी, आप स्टोरी सुनिएगा, उससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि जब वो खाना खाते जाते थे तो अपने पीछे बीजों को छोड़ दिया करते थे। कुछ समय बाद वो देखते थे कि उसी बीज से नए नए पौधे निकलने लगे हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारे आदिवासियों ने, हमारे पूर्वजों ने खेती सीख ली। कैसे खेती सीखी? कि कुछ फल या सब्जियां या अनाज वो लोग खा करके उसके बीज अगर फेंक देते थे तो कुछ दिनों बाद
वहाँ से उनको नया पौधा देखने को मिल जाता था। इस प्रकार से उन्होंने एक ही स्थान पर रहने का निश्चय किया और खेती करना स्टार्ट कर दिया। और खेती जैसे जैसे बढ़ती गई, धीरे धीरे लोग एक ही स्थान पर रहने लगे। इस तरीके से ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ, उससे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। धीरे धीरे इंसान आज डेवलप्ड हो गए, इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक बेस है डेवलपमेंट की, और फूड सबसे नेसेसरी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस विच वी टेक इन एग्रीकल्चर, यानी कि खेती में, क्रॉप प्रोडक्शन में कितनी सारी प्रोसेस होती हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं। खेती में इस्तेमाल होने वाली मेन 7 प्रोसेस है। आप देख सकते हैं, इधर पीछे आपके दिखाई भी दे रहा होगा। द फर्स्ट प्रोसेस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द सेकेंड प्रोसेस इज सोविंग, द थर्ड प्रोसेस इज irrigation, the fifth process is protecting from weeds, and the sixth process and the seventh process are हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। यानी बच्चे कुल मिलाकर के हम सभी देखते हैं कि फूड प्रोडक्शन के अंदर कुल 7 यानी कि 7 स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, जिनके दौरान हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल का उत्पादन करते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और उसको जानेंगे। तो सबसे जो पहला प्रोसेस है उसका नाम है कल्टीवेशन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी का तैयारी, यानी कि खेत की जुताई, जिसको आप लोग सभी जानते होंगे। आप सभी गांव में के रहने वाले बच्चे तो आप सभी को पता ही होगा। खेत की जुताई कैसे होती है बच्चों, आप सभी ने देखा ही होगा। लेकिन खेत की जुताई की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग साइंटिफिकली तरीके से अगर बात करें, द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द सॉइल टुवर्ड्स द अपर डायरेक्शन इज नोन एज प्लॉगिंग। ठीक है, जुताई किसे कहते हैं, प्लॉगिंग किसे कहते हैं बच्चों, कि जब हम लोग मिट्टी को पलट देते हैं ऊपर की ओर, यानी नीचे की जो नई मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है और ऊपर की जो इस्तेमाल हो चुकी मिट्टी है वो नीचे चली जाती है। और इन सभी में सबसे जो खास हमारा, जिसे हम लोग द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं, अर्थवर्म, यानी कि केचुआ इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। केचुए क्या करते हैं, मिट्टी को वो धीरे धीरे खाते रहते हैं और पुरानी मिट्टी को वो खा करके नया कर देते हैं, और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और जब किसान जुताई कर देते हैं तो नीचे की जो मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, और जिससे जितने सारे मिट्टी के अंदर के न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिससे पौधों को बोने में आसानी होती है और पौधे तेजी से ग्रो करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। जो पहले बार जो यानी कि स्टार्टिंग जो फेज थे उसमें हम लोग बैल और हल का इस्तेमाल करके हम लोग प्लॉगिंग करते थे, यानी जुताई के लिए बैल और हल का इस्तेमाल किया जाता था, और बैल और हल का इस्तेमाल किया जाता था पुराने समय में। लेकिन आज के समय में हम सभी देखते हैं ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था उसको हम लोग प्लॉग यानी कि हल कहते थे, और जो आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग कल्टीवेटर कहते हैं। कल्टीवेटर के द्वारा आजकल के समय में ट्रैक्टर्स के द्वारा जुताई की जाती है। और एक दूसरा भी आपको इमेज दिया गया है जिसे हो कहते हैं। हो का इस्तेमाल भी बीच के समय में किया जाता था, वो भी बैलों के द्वारा ही खींचा जाता था, लेकिन वो थोड़ा सा मॉडर्न होता था। उसमें जो लकड़ी के हत्थे के जगह पर लोहे के हत्थे का इस्तेमाल किया जा सकता था। आप पीछे इमेज में क्लियरली देख सकते हैं कि प्लॉग यानी कि हल में लकड़ी के हत्थे का, जबकि हो यानी कि नए प्रकार के हल में लोहे के हत्थे का प्रयोग किया जाता था। दोनों को बैल के कंधे पे रख करके चलाया जाता था, लेकिन बैलों से कार्य करने में समय अधिक लगता था। इसके लिए धीरे धीरे बाद में साइंटिस्ट ने जब ट्रैक्टर का निर्माण कर दिया तो उसके साथ ही हमको कल्टीवेटर का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ हो गया, जिससे काम तेजी से हो जाता है और कम लागत में हो जाता है। बैलों को खिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता था, उन लोग के लिए अलग से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती थी चारा खिलाने के लिए। यहाँ पर केवल गाड़ी में एक बार तेल डाला, आपने 1 घंटे चलाया, जो बैल कार्य 1 दिन में करते थे वो कार्य अभी ट्रैक्टर से 1 या 2 घंटे में पूरा हो जाता था, जिससे समय की बचत होती है और बचे हुए समय में हम और आगे का कार्य भी कर सकते हैं। और हमारा आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बाकी हम लोग 6 प्रोसेस को अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे।